बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मेडिकल टेस्ट 2020 जो एमडीकेट था पूरे पाकिस्तान का, उसमें फिज़िक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं फिज़िक्स पोर्शन के, वो सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है, इफ ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम डबल देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम्स। एक सर्कुलर मोशन है, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम डबल करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला है, फर्स्ट एमसीक्यू जो है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम मास है, वी वेलोसिटी है और आर रेडियस है। अगर हम क्वेश्चन के मुताबिक टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम डबल, वेलोसिटी अगर डबल हो जाए मतलब ये कि v हो जाए हैं 2v, डबल उसका 2 टाइम्स हो गया, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी में लिखता हूँ, सी मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पर क्या असर पड़ेगा, तो v की जगह अब हम पुट करेंगे 2v। तो इस इक्वेशन में अगर हम v की जगह 2v पुट कर लें तो ये हो जाएगा m, और v की जगह हो जाएगा 2v, लेकिन इस पे फार्मूले का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय r, विच इज इक्वल टू m स्क्वायर। अगर हम ले लें तो 2 का स्क्वायर से आता है 4, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अगर आप इसको अरेंज कर लें तो ये 4 बाहर लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो कि ये इक्वल हो गया उसके, लेकिन 4 क्या हो गया आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को डबल कर लें। तो पहले एमसीक्यूज का जो आंसर हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को डबल करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड एमसीक्यूज इज, अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। ये 9 क्लास का एमसीक्यूज है। अंडर व्हाट कंडीशन, वो कौन सा कंडीशन है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो, नॉन जीरो डिस्टेंस हो। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन अगर आपको याद हो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इसका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस में हम कहते हैं कि द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो अगर एक सर्कुलर मोशन है, एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर लें इस पॉइंट से और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, कोई बॉडी है यहाँ से मोशन स्टार्ट किया एंड यहाँ इसी पॉइंट पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो उसका है वो सेम हो गया। इनिशियल पॉइंट भी यही हुआ और फाइनल पॉइंट भी हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट में तो हम कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट जो है उनके दरमियान तो डिस्टेंस जीरो हो गया क्योंकि इनिशियल और फाइनल तो सेम है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो है, ये जीरो, लेकिन डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं है। वो कितना होगा, वो यहाँ से जो बॉडी स्टार्ट कर लें और यहाँ तक वापस आ जाए तो ये जितना भी डिस्टेंस बनता है ये उसका डिस्टेंस होगा। तो सेकंड एमसीक्यूज में आंसर हो जाएगा, लीनियर तो नहीं है, वो तो स्ट्रेट मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होता है और डिस्टेंस नॉन जीरो होता है। ओके, नाउ थर्ड वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो ये उसको फॉलो नहीं करते, कौन सी प्रॉपर्टीज में नहीं होती। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इंटरफेरेंस होता है, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन भी होते हैं, पोलराइजेशन नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन बनता है 4। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 332 मीटर पर सेकेंड है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा। ये तो नॉर्मल एयर में
एट जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इन्होंने दिया है। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड के लिए एट एनी टेम्परेचर v इज इक्वल टू 332 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय t। यहाँ पे जो t है ये गिवन टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर आपको दिया हो। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर क्या गिवन था, टेम्परेचर एमसीक्यूज में गिवन है कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री पे, तो t की जगह हम पुट करेंगे 20 है या 22 जो भी गिवन हो, यहाँ पे 22 गिवन है तो 22 पुट करेंगे t की जगह। अब इस फॉर्मूले में अगर हम t की जगह 22 पुट कर लें तो ये 332 अपनी जगह पे प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 22, क्योंकि ये गिवन टेम्परेचर है। आपको कोई भी 22 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो आप उसमें टी की जगह पुट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें ये पुट कर लें और 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो 332 प्लस इससे आंसर आ जाएगा 13.2। ये जब मल्टीप्लाई करिए दोनों आपस में टर्म्स, अब ये दोनों आपस में प्लस कर लें 332 प्लस 13.2 तो इससे आ जाएगा 345.2 और वेलोसिटी का यूनिट क्या है स्पीड का, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर 345.2 मीटर पर सेकंड। अब ये हम देखते हैं कि क्या इस जो क्वेश्चन में पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज में उसमें ये है 344 जो गिवन आंसर है उसमें ये आंसर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन है 344.2 मीटर पर सेकंड, ये वाला जो कि 345.2 मीटर पर सेकंड, 345.2 मीटर पर सेकंड, तो ये करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद है नेक्स्ट वन के एस्ट्रोनॉमर कैलकुलेट स्पीड ऑफ डिस्टेंस स्टार एंड गैलेक्सीज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। एस्ट्रोनॉमर जब स्पीड ऑफ जो डिस्टेंस दूर जो हम स्टार्स हैं गैलेक्सीज हैं उनका स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो कौन से फिनोमेना को यूज़ करते हैं, बीट्स को, इंटरफेरेंस को, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हैं। ये कंसेप्शन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल सोल्यूशन नहीं है। तो डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करके इसके ज़रिए स्पीड ऑफ डिस्टेंस स्टार एंड गैलेक्सीज को मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि इन अ रिपल टैंक 40 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड। रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, उसमें 40 वेव्स रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट जो है ये 10 क्लास में भी है, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में नहीं सेकंड चैप्टर में। 40 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड, 40 वेव्स पास होते हैं 1 सेकंड में, टाइम गिवन है 1 सेकंड और वेव्स हैं 40। एफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव एज 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ भी गिवन है, देन द स्पीड ऑफ द वेव एज। तो देखिए जब आपको वेवलेंथ गिवन हो और आपने स्पीड फाइंड करना हो, 40 वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड, ये चीज़ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग एन यूनिट सेकंड, यानी 1 सेकंड में जितने वेव्स पास होते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ द वेव के लिए जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा वेवलेंथ है, एफ फ्रीक्वेंसी है, v स्पीड है। तो यहाँ पे गिवन है दोनों चीज़ें, तो v इज इक्वल टू एफ की जगह चूँकि ये है फ्रीक्वेंसी तो 40 वेव्स थे, 40 मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ लेमडा कितना है, यहाँ पे गिवन है वेवलेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ 5 है, 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लें तो इससे क्या आता है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में गिवन है, लेकिन बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है। तो सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में, कैसे करोगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100। तो 1 सेंटीमीटर अगर आप इसको भी 100 पे डिवाइड करें और इसको भी कर ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। तो 5 में कितने हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर ले, 5 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 0.05 मीटर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि बेसिक यूनिट जो है वो मीटर है, तो यहाँ पे आपने मीटर में कन्वर्ट करना है पहले इसको। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो इससे आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर में जस्ट ये मल्टीप्लाई कर लें तो स्पीड आपके पास आ जाएगा, स्पीड ऑफ वेव 2 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है 0.5 है, 1 है, 1.5 है एंड 2 है। तो करेक्ट ऑप्शन है इज डी, 2 मीटर पर सेकंड। 7 है, in which process the entire of the heat supplied to gas is converted to the internal energy of the gas। कौन सा प्रोसेस है जिसमें टोटल एनर्जी जो है ऑफ द हीट सप्लाइड टू द गैस, एक गैस को अगर हम हीट सप्लाई करें तो उसमें जो उसकी इंटायर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाए इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस में, वो कौन सा प्रोसेस है? एंड द विच प्रोसेस द एंटायर ऑफ हीट सप्लाई टू गैस इज कन्वर्टेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम हीट सप्लाई करें गैस को तो उसका जो टोटल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाए किस एनर्जी में? टोटल एनर्जी से यहाँ पे मुराद है जितना हीट आपने दिया वो वाला एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। एक है एसोकोरिक प्रोसेस। एसोकोरिक वो होता है जिसमें वॉल्यूम सेम हो। फिर है एसोबारिक जिसमें प्रेशर सेम हो। नेक्स्ट वन है एसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर सेम हो। फिर है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर आप देख लें, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये होता है कि अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखें जिसमें हम कहते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क, और ये इंटरनल एनर्जी है और ये हीट है। हीट सप्लाई टू बॉडी इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। अब वर्क की जगह हम लिख सकते हैं पीवी भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पीवी। पीवी की जगह जो आइडियल गैस इक्वेशन है तो वो हम ये भी लिख सकते हैं कि एन आर टी के बराबर है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो उसमें हम लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पीवी की जगह मैंने ये पुट कर लिया। अब यहाँ पे टी क्या है? टी टेम्परेचर है। लेकिन इस केस में थर्मल में क्या कहते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा? वो तो सेम रिमाइन सेम होगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। यानी क्या होगा? टेम्परेचर इस प्रोसेस में 0 होगा। तो अगर आप इसकी जगह 0 पुट कर लें तो डेल्टा वी प्लस एन आर मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू ये जो है इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू से मुराद इंटरनल एनर्जी। तो क्यों क्या है? हीट। तो यहाँ पे जितना भी हीट सप्लाई करो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कब? जब कौन सा प्रोसेस हो? आइसोथर्मल प्रोसेस हो। तो करेक्ट आंसर इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद जो भी फिजिक्स के टॉपिक्स हो या कोई इस तरह एमसीक्यूज़ हो तो वो आप आसानी से उसके बारे में जान सकें और आसानी से सॉल्व कर सकें। 8 नंबर एमसीक्यू से द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन एसोथर्मल प्रोसेस इज। अब यहाँ पे हमने एसोथर्मल प्रोसेस को कर लिया। तो इंटरनल एनर्जी जो है ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन एसोथर्मल प्रोसेस डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बिकम जीरो, रिमाइंस कांस्टेंट। क्या होगा? तो यहाँ पे जब भी हमने सॉल्व किया कि इंटरनल एनर्जी जो है एसोथर्मल प्रोसेस में वो टोटल हीट जितना सप्लाई करोगे उतना ही रहेगा। तो डेल्टा क्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो यहाँ पे 0 होगा। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, 0 होगा। क्योंकि तो इस केस में इंटरनल एनर्जी जो है रिमाइंस कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी रिमाइंस कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से उसमें क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया इसलिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसोथर्मल प्रोसेस है तो टी 0 हो जाएगा और ये यही सेम टू सेम है, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट टाइम एमसीक्यूज जो हैं 9 नंबर जो हैं
MCQs नंबर 9। नया नंबर MCQs ये हैं कि if the potential at a point which is 1 meter from a charge is 1 volt, then the potential of a point which is 2 meter from the same charge will be। अगर हम पोटेंशियल फाइंड करें एक पॉइंट से, तो फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं, potential at a point which is 1 meter from a charge is 1 volt, then the potential of a point which is 2 meter from the same charge will be। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, लेट्स सी ये, और एक दूसरा चार्ज है, क्यों 1 क्यों 2 है। कहते हैं कि अगर इनके दरमियान पोटेंशियल जो है वो हो 1 वोल्ट पोटेंशियल हो, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो, फ्रॉम अ चार्ज इज 1 वोल्ट, देन द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट विच इज़ 2 मीटर। जाहिर बात है 1 वोल्ट तब होता है जब चार्ज भी 1 कूलम का हो और डिस्टेंस 1 मीटर यहाँ पे गिवन भी है, तो ऑलमोस्ट डिस्टेंस में 1 मीटर हो, 1 मीटर का डिस्टेंस हो इनके दरमियान, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल है। अब अगर एक दूसरा चार्ज है जो कि आप कह सकते हैं कि ये क्यों 2 के तो क्यों 3, और इसका इसी पहले वाले से जो डिस्टेंस है वो होगा 2 मीटर, तो फिर इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो पोटेंशियल दो पॉइंट्स के दरमियान जब आप फाइंड करोगे तो उसके लिए फार्मूला है V इज इक्वल टू के क्यों डिवाइडेड बाय आर। अब इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर लें, के तो कांस्टेंट है, क्यों चार्ज है वो तो 1 कूलम भी होगा, जाहिर बात है जब 1 वोल्ट आता है पहले आंसर से हमें पता चलता है, क्योंकि 1 वोल्ट तब आता है जब चार्ज 1 कूलम हो और डिस्टेंस कितना हो 1 मीटर हो, डिस्टेंस भी 1 मीटर हो और चार्ज भी 1 कूलम हो, तो उससे आता है 1 वोल्ट। तो इससे मुराद ये है कि ये चार्ज जो है ये 1 वोल्ट है। अब डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो आर की जगह हम सिंपल पुट करेंगे 2 और क्यों की जगह 1, तो के तो कांस्टेंट है और 1/2 हो जाएगा, तो इसे आता है 0.5। तो आंसर देखते हैं कि उसमें आंसर ये है या नहीं है, ये रहा 0.5 वोल्ट। फर्स्ट में 2 है, फिर 1 है एंड 0.5 है, तो 0.5 वोल्ट पोटेंशियल होगा उसी चार्ज पे, फर्स्ट वन क्यों 1 जो है उस पर। नेक्स्ट वन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है उस पर क्या असर पड़ेगा, किस चीज़ की वजह से, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख लें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे इंक्रीज तो नहीं होगी, इंक्रीज एक्सपोनेंशियल ये भी गलत है, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी जब हम डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक एक लाइक एन इंसुलेटर, तो उस वजह से क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ 9th क्लास का ये है, बहुत सिंपल है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या शो करते हैं, स्पीड शो करते हैं, तो मतलब डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमें क्या शो करता है, स्पीड। और स्पीड जो है, स्पीड के नेवर भी नेगेटिव, स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अब ऑप्शन क्या क्या गिवन है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉजिटिव, जीरो, मैक्सिमम। ऑलवेज तो जीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मैक्सिमम भी नहीं कह सकते, पॉजिटिव ऑलवेज कह सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव हमेशा होगा स्पीड। अब नेगेटिव की तरफ तो है नहीं क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर होता फिर भी हम कह सकते थे कि मे भी जैसे वेलोसिटी हो सकती है, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आ सकता है, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है कि डिस्टेंस डायग्राफ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट वन है एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द रेंज बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यूज। किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो हाफ होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू का। तो फार्मूले के मुताबिक हमें ऑलरेडी आइडिया भी है कि 45 एंगल पे जो है वो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल का जो प्रोजेक्शन होता है मैक्सिमम होता है 45 पे। तो अभी कहते हैं कि उसका हाफ जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम का हाफ किस एंगल पे होगा। तो इसके लिए फार्मूला है, डायरेक्ट तो हम नहीं बता सकते, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे उसे हमें पता चल जाएगा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूला है, रेंज के लिए
मैक्सिमम रेंज के लिए वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फार्मूला जी ग्रेविटी है। अच्छा, यहाँ पे जो कंडीशन हमें गिवन है वो तो ये है कि जो आर होगा, रेंज, न्यू रेंज जो होगा वो आर मैक्सिमम यानी मैक्सिमम रेंज का हाफ होगा, इसका हाफ यानी डिवाइड बाय 2 होगा। तो इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, आर मैक्सिमम के लिए फार्मूला अगर आप ये लिख लें कि साइन 2 थीटा यानी ज़रा अगर 45 कर ले वैल्यू आ जाए तो उससे आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी। आर मैक्सिमम हम ये भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी, फार्मूले में लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जगह अगर हम वैल्यू पुट कर लें, इस आर मैक्सिमम की जगह, आर मैक्सिमम की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1/2 आर पुट कर सकते हैं, 1/2 आर मैक्सिमम ये पुट करेंगे इस आर की वजह जगह, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि इस मैक्सिमम जो रेंज है इसका हाफ, तो आर मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, बाकी तो वही फार्मूला वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख लें यहाँ पे फर्दर, हम आर मैक्सिमम को हम लिखा था वी स्क्वायर बाई जी, तो इसकी जगह ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू पुट कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू, यहाँ पे वी स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, ये और ये टर्म आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये हो गया। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 किस चीज़ के बराबर है, 0.5 के बराबर है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0.5, 0.5 इससे आ गया क्योंकि 1/2 से आता है 0.5। अब साइन 0.5 कब होता है, तो साइन 0.5 होता है 30 एंगल पे। किस एंगल पे, 30 एंगल पे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि 0.5 30 पे होता है। अब 2 पे ये भी डिवाइड कर लें, ये भी डिवाइड करें, ये और ये कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी जब एंगल 15 डिग्री हो तब जो रेंज है वो हाफ ऑफ द एट्स मैक्सिमम होगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है 15 डिग्री। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये मेरे एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसके लिए स्पेशल। तो अगर आप लोगों के भी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कह सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे जितनी भी नए आने वाली वीडियो उसके बारे में अपडेट हो सकें। ओके, नेक्स्ट वन है, इफ यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट एट्स इनिशियल वेलोसिटी एज 0, हाउ फार विल इट फॉल इन टाइम t। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फॉल करें, ड्रॉप करें, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो कितना दूर जा सकता है। तो सिंपल है, आपने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आप देख लें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो यहाँ पे वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे जब ड्रॉप करते हैं ऑब्जेक्ट को फिर आप लिखोगे जी, क्योंकि वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जी टी। वी आई उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि 0 है इनिशियल वेलोसिटी, अगर 0 हो जाहिर बात है जब आप ड्रॉप करोगे तो इनिशियली तो 0 होगा। तो फाइनल वेलोसिटी का जी की जगह 10 पुट कर लें, और टाइम भी गिवन होगा, टाइम गिवन है एट एनी टाइम, टाइम टी, तो वैल्यू नहीं गिवन, जस्ट टाइम गिवन है, तो टाइम की जगह टी लिख लें, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वी एफ इज इक्वल टू 10 या 9.8 भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू समटाइम हम 9.8 लिखते हैं। अब जो भी उसमें आंसर हैं देखते हैं आंसर के मुताबिक, तो आंसर में 9.8 टी स्क्वायर, हाँ ये सही ऑप्शन है, क्योंकि समटाइम हम 10 यूज़ करते हैं जी की वैल्यू, और क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है, वैसे 9.8 है, तो 9.8 टी स्क्वायर। वेरी सिंपल है, जस्ट आप क्या करें कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई तो 0 है,
और ए की जगह जी टी लिख लें, तो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, चलो ये रिमूव कर लें। तो 9.8 मीटर पर स्क्वायर और टी गिवन नहीं है, जस्ट टी की जगह टाइम ही लिख लेंगे। ओके, तो ये हो गया 13 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट वन है न्यूटन सेकंड लॉ इज यूनिट ऑफ। न्यूटन सेकंड लॉ किस चीज़ का यूनिट है? न्यूटन सेकंड लॉ इज यूनिट ऑफ, तो न्यूटन सेकंड लॉ अगर आप देख लें, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम मास है, ए एक्सेलरेशन है। सॉरी ये क्वेश्चन जो है वो ये है कि न्यूटन सेकंड एज यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड किस चीज़ का यूनिट है? न्यूटन सेकंड किस चीज़ का यूनिट है? वर्क का तो नहीं है, वर्क का जूल है, पावर का भी किए हैं, नहीं है, इम्पल्स, मोमेंटम। चलो मोमेंटम का हम देखते लेते हैं। मोमेंटम में हम कहते हैं कि P इज इक्वल टू एम वी, मास एंड वेलोसिटी। तो m की यूनिट क्या है? किलोग्राम। v का क्या है? मीटर पर सेकंड। अगर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो यूनिट है न्यूटन के बराबर है। अगर इसको हम s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो इधर आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे आ जाएगा, एंड सेकंड एक और हो जाएगा, इससे आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये वाला सेकंड। तो ये जो टर्म है ये बराबर है न्यूटन के, और ये सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। अब न्यूटन सेकंड किस चीज़ का यूनिट हो गया? मोमेंटम का। न्यूटन सेकंड यूनिट है मोमेंटम का। P इज इक्वल टू एम वी, एम मास है, वी वेलोसिटी है, तो दोनों के यूनिट लिख लो मास और वेलोसिटी की। s के साथ मल्टीप्लाई भी करो सेकंड के साथ और डिवाइड भी करो, तो वो मल्टीप्लाई वाला जो है ऊपर रह जाएगा और डिवाइड वाला इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर न्यूटन के बराबर है, और ये क्या सेकंड, और तो न्यूटन सेकंड बराबर हो गया मोमेंटम यूनिट। ओके, नेक्स्ट वन है 1.75 meter height weight lifter raise weight with a mass of 50 kg to a height of 0.5 meter above has hit. How much work is being done by him? एक वाइट लिफ्टर है जो कि वेट को उठाता है, तो 1.7 मीटर उसका अपना हाइट है, और उसने जो मास को उठाया है वो है 50 kg, और एबव है सेट, अपने सर से भी ऊपर उसने 0.5 मीटर एबव उठाया है इसको, तो कितना वर्क उसने किया होगा? तो अगर आप देख लें, इसके लिए जो फार्मूला है उसने कितना वर्क किया होगा, सिंपल है। वर्क यहाँ पे इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि वो बॉडी को रेस करता है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक पर्सन है, वेट लिफ्टर है, इसका अपना हाइट है 1.7 मीटर, अपना जो हाइट है 1.75, ये इसका हाइट है, और अगर अपने सर से भी ऊपर इस ऑब्जेक्ट को उठा लें, कितना ऊपर उठा लें? 0.5 मीटर, तो वर्क कितना होगा? तो वर्क जब हम एक बॉडी को ऑब्जेक्ट ऊपर लेकर जाते हैं, वर्क एज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और जो कि बराबर है P इज इक्वल टू एम जी एच, एम मास है, जी ग्रेविटी, उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि वो एच G10 ले लें, एच हाइट है वो गिवन है। तो अगर आप वैल्यू पुट कर लें, मास की जगह है 50 kg मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय, आप एच की जगह H1 प्लस H2 होगा, क्योंकि ये इधर से तो नहीं उठाता ना अपनी बॉडी से, इधर से उठाएगा, तो एच की जगह हम लिखेंगे H1 प्लस H2, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय H1 क्या कितना है 1.75 प्लस H2 है 0.5, ओके। तो आप इन दोनों को प्लस करें तो इससे आंसर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो इससे क्या आ जाएगा 2.25, ओवरऑल मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1225 जूल। 1225 इसमें है, ये ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 kg मेटालिक बॉब एट मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन रिलीज फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। मास है 2 kg,
एक पेंडुलम है, उसका स्पीड कितना होगा, कहाँ पे, एट्स एक्सट्रीम पोजीशन पे, उसका हाइट भी गिवन है, तो मीन पोजीशन पे हमने उसका स्पीड फाइंड करना है, स्पीड एट मीन पोजीशन। तो पेंडुलम का ये होता है कि लेट से ये पेंडुलम है, ये मास है उसका, और ये बॉडी टच है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन लेट से एक ये होगा और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये होगा। अब क्वेश्चन ये कि ये जो हाइट है एक्सट्रीम पोजीशन पे वो है गिवन, और यहाँ पे इस पोजीशन पे आपने उसका स्पीड मालूम करना है, हमें नहीं पता तो कितना होना चाहिए, कितना होगा। लेकिन हाइट जो गिवन है वो 0.5 मीटर है, और मास भी गिवन है 2 kg है, स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अगर आप इसमें देखें एनर्जी यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में होता है। यहाँ पे हम कहते हैं इस पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है क्योंकि ये रेस्ट में होता है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल जीरो होती है, और यहाँ पे फिर काइनेटिक जीरो होती है। तो हमने तो इस पॉइंट पे फाइंड करना है स्पीड, और इस पॉइंट का इनिशियल ये होगा, फाइनल ये है इनिशियल, तो यहाँ से वो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है। सो अगर आप देख लें जो फार्मूला है दैट इज़ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यू से मुराद पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे है, वो तो मैक्सिमम होगा, वो तो जीरो नहीं है, ये मतलब तो है। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो होती है, तो ये जीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यू आई इज इक्वल टू के एफ। पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला क्या है, एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का 1/2 एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी स्पीड, जो ये हमने वी को फाइंड करना है, इस वी को, और मास, और मास तो सेम होता है, वो तो कैंसिल हो जाएगा चलो आपस में। अगर इस 2 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं कि फाइंड करने के लिए इधर भी अंडर रूट ले, यहाँ भी ले, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो वैल्यू अगर आप पुट कर लें 2 मल्टीप्लाइड बाई जी की 10 और मल्टीप्लाइड बाई हाइट गिवन था 0.5, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो v इज इक्वल टू, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें और कैलकुलेटर से अंडर रूट इसका ले लें तो आंसर आता है 3.16 मीटर पर सेकंड। अब 3.16 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज हाफ्ड, यानी अगर हाफ हो जाए, बाय व्हाट फैक्टर डज दैट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी कितनी डिक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला है दैट इज k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। कहता है अगर स्पीड हाफ हो जाए, यानी अगर v हो जाए 1/2 v हो जाए, यानी v/2 हो जाए, तो इसकी जगह अगर आप वैल्यू पुट कर लें 1/2 m, और v की जगह v/2 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो अपने फार्मूले की वजह से, तो 1/2 m यहाँ पे स्क्वायर अगर ले लें तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, mv स्क्वायर 1/8। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितने उसमें चेंजेस कितना आएगा, डिक्रीज कितना आएगा 1/8 टाइम्स, तो 1/8 हमारे पास है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन जो है 18 नंबर एमसीक्यूज में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो कि इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, बट के एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और बाकी सारे कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट वन है कि द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस
once a day. Suppose by some process the some contract so that the its radius is only half as large as its present, then how long the earth will take to complete its rotation. कहते हैं कि अभी तो अर्थ रोटेशन जो करते हैं एक दिन में वो तो 24 आवर में करते हैं, हमें पता है। अब कहते हैं कि अगर एक प्रोसेस की वजह से अर्थ कंट्रैक्ट हो जाए, श्रिंक हो जाए, फॉर एग्जांपल ये इसका इनिशियल साइज है वो कम हो जाए, तो रेडियस जो है वो इसका इतना कम हो जाएगा, इतना जितना लार्ज वो प्रेजेंट में उसका हाफ हो जाएगा। अगर प्रेजेंट लेट से आर है रेडियस तो बाद में हो जाएगा r/2, उसका हाफ हो जाएगा। तो वो फिर कितना टाइम अर्थ लेगा कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। गिवन डेटा जो एक उसका प्रेजेंट रेडियस जितना भी है r1 होगा और फाइनल जो अभी हम फाइंड करेंगे वो r2 होगा। ये रेडियस कहते हैं कि अगर इसका फाइनल जो इनिशियल है वो उसका हाफ हो जाए, कंडीशन तो ये है कि सेकंड रेडियस अगर मतलब r का रेडियस कम हो जाए, हाफ हो जाए, फिर कितना टाइम लेगा। तो t1 जो इनिशियल टाइम है वो तो हमें पता है 24 और अभी लेता है नॉर्मली, फिर t2 कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है तो स्फेरिकल के लिए इनर्शिया जो है I इज इक्वल टू 2/5 mr² ये फार्मूला है फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, तो उसमें हम कहते हैं कि I1 ω1 यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, तो वो हो जाएगा I2 ω2, ये मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल इक्वल होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें, I1 के लिए भी यही होगी और I2 के लिए भी थोड़ी सी चेंजेस हैं। और चेंजेस ये है कि I की वैल्यू यहाँ पे मैंने लेके हैं तो ये तो दोनों के लिए यही वैल्यू होगी, सिर्फ R चेंज होगा, मास तो R का वही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/5 mr1² और ω1 तो अपनी जगह पे ये वाला। इसी तरह I2 की जगह भी हो जाएगा 2/5 mr2² ω2। तो अगर आप देख ले 2/5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, m के साथ कैंसिल हो जाएगा, रह गया r1² ω1 इज इक्वल टू r2² ω2। r1 कितना है और r2 कितना है, r1 तो जितना भी था, लेकिन हमें पता है कि r2 जो है वो इसका हाफ है r1 का। तो हम लिख सकते हैं कि r1/2 r2 की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में यही कंडीशन था कि वो इसका हाफ होगा ω2। अच्छा ओके, उसके बाद अगर इसका आप स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा r1² ω1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी r1² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2² से आ जाएगा 4 ω2। अगेन ये दोनों r1 और r1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह गया ω1 इज इक्वल टू, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 ω1 इज इक्वल टू ω2 रह जाएगा। ओमेगा की वैल्यू है 2π/t, तो 4 2π/t1 इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय t2। ये 2π ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4/t1 इज इक्वल टू t2। अगर आप क्या कर लें, सॉरी 1/t2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस साइड पे और ये इस साइड पे, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई t2 इज इक्वल टू t1। हमने तो t2 फाइंड करना है, तो t2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड को 4 पे डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड करेंगे और ये भी डिवाइड करेंगे, ये और ये कैंसल, t2 इज इक्वल टू t1/4। t1 हमें पता है जो पहला टाइम था वो है 24 आवर्स, तो t2 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4, ये कटिंग कर लें आप 6 आवर्स। अगर अर्थ का रेडियस जो ओरिजिनल है उसका आप हाफ कर लें तो कितने टाइम में रोटेशन होगा, 6 आवर्स में। तो आंसर देखते हैं, यहाँ पे 6 आवर्स हैं, हाँ सी ऑप्शन सही है।
1 रेडियन इज इक्वल टू 10 क्लास मैथ्स का क्वेश्चन है, 1 रेडियन कितने के इक्वल होता है? तो 1 रेडियन 2 पाई रेडियन हमारे पास 360 के बराबर होते हैं। अब 1 कितना होगा, तो इसको भी 2 पाई पे डिवाइड करें और इसको भी, तो 2 और 360 से 180 आ जाएगा, और 180 को अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 है इस पर डिवाइड करें तो इससे आता है 57.3। तो 57.3 जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन है एन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेस आर मिनिमाइज्ड बाय। जब ग्रिड स्टेशन से जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर पावर लॉस होता है तो उसको हम मिनिमाइज किस तरह लॉस पावर कम रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करें तो इससे पावर लॉस मिनिमाइज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। जो हमारे घरेलू इलेक्ट्रिसिटी आती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये कांस्टेंट हमारे पास यूजुअली यही 50 हर्ट्ज पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है। PIV स्टैंड्स फॉर, PIV स्टैंड्स फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज, एब्रीविएशन है PIV स्टैंड फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट वन है एन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड्स आर यूज्ड। फुल वेव में कितने डायोड यूज होते हैं? तो ये तो कॉमन बात है, 4 डायोड उसमें यूज होते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हाफ में 2 होते हैं। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ होता है इलेक्ट्रॉन के, वो उसका कितना किसके इक्वल होता है? तो वो एक्सरे के ऑर्डर होता है। विच फोटोन कैरीज द मोस्ट एनर्जी। किस फोटोन, किस कलर, क्योंकि हर कलर की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी उस हिसाब से। तो E इज इक्वल टू HF जो इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इस वजह से इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा बाल्मर सीरीज़ है, पास्टन सीरीज़ है, लेमन सीरीज़ है, और तो कौन से सीरीज़ जो हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सा वाला होता है? तो वो लेमन सीरीज़ है अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सरे एंड गैमा रेज इज। गैमा रेज और एक्सरे के दरमियान जो मेन डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा लोग कहते हैं, बट नॉट ऑरिजन है, सोर्स के कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। तो वो एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। देयर आर इनिशियली 400 एटम्स एंड आर रेडियोएक्टिव सैंपल्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर 3 हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आप लोग पढ़ चुके हैं। कहते हैं कि इनिशियली 400 एटम्स हैं रेडियोएक्टिव सैंपल के, और हाफ लाइफ, उसका हाफ लाइफ से मुराद होता है कि वो अपने ओरिजिनल का हाफ जिसमें लॉस हो जाए तो उसका हाफ लाइफ होता है। यानी 400 का 200 है, फिर 200 का 100, 100 का 50, तो 3 हाफ लाइफ है। 400 को आप 3 बार डिवाइड करें 2 पे, तो पहले से तो आ जाएगा 200 पहले हाफ लाइफ में, फिर 2 पे डिवाइड करें तो वो हो जाएगा 100, फिर अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो रह जाएगा 50। तो 50 आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है वाइल यूजिंग रेडिएशन थेरापी कैंसरस थायराइड एज ट्रीटेड विद। कैंसर थायराइड के लिए रेडिएशन थेरापी में कौन से रेडियोइसोटोप यूज़ होता है? तो वो यूज़ होता है आयोडीन 131। ओके, नेक्स्ट वन है कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक किया है, करेक्ट आंसर नहीं है, ये गलत है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर्स में इस फॉर्म की एनर्जी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट वन है ओम्स टाइम्स फैराड इज इक्वल टू। ओम्स टाइम फैराड, ओम मल्टीप्लाइड बाय फैराड से क्या आता है? तो अगर आप देख लें ओम्स किस यूनिट है रेजिस्टेंस का, और फैराड जो है वो कैपेसिटेंस का है। तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर लें तो ओम्स की जगह आप करेंगे कि क्वेश्चन है ओम्स में, चलो ओ लिखता हूँ और फैराड एफ लिखता हूँ। तो ओम्स के लिए फार्मूला जो है वो है वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर, और मैं शॉर्ट ए लिखता हूँ, वैसे तो एम्पेयर आपने पूरा लिखना होता है, वोल्ट VOLT, और फैराड के लिए कूलम पर वोल्ट। तो वोल्ट और वोल्ट कैंसल, कूलम पर एम्पेयर जो कि इक्वल है सेकंड के, और सेकंड किस चीज़ की यूनिट है? टाइम का है। तो करेक्ट
आंसर इज टाइम, ए ऑप्शंस। नेक्स्ट वन है 1 किलोवाट और इज कॉमनली टर्म एज 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज इक्वल टू। 1 किलोवाट और किसके इक्वल है? तो सिंपल है, 1 किलोवाट और किलो की जगह 10 पावर 3 और वाट तो यूनिट है उसका, और इसकी जगह हो जाएगा सेकंड में अगर आप करें 3600 आता है जोल, इसके आप लिख सकते हैं सेकंड, क्योंकि वाट सेकंड जोल के बराबर है। ओके, सो 10 पावर 3 ऑलरेडी ये है, और इसको भी अगर हम इस फॉर्म में लेके साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3, और एक 10 पावर 3 ये है, तो 10 पावर 3 बेस सेम और पावर 8 हो जाते हैं, तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ जूल। करेक्ट आंसर ये बी वाला ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट वन है व्हेन अ वायर इज compressed and its radius become 2r then its resistance will be। अगर एक वायर है उसको कंप्रेस किया जाए और उसका रेडियस जो है वो 2r हो जाए, तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है r इज इक्वल टू रो एल बाई ए एरिया है, तो ए में अगर हम रेजिस्टेंस की रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं तो वो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है। अगर ये 2r हो जाए तो 2 का स्क्वायर अगर आप वैल्यू पुट कर लें, पाई को अपनी जगह रख लें, 2r स्क्वायर से आ जाएगा 4r स्क्वायर, तो 1/4 फॉर्म में 4 आता है, 1/4 रो एल और पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वही एक ही जगह, आप इसकी जगह पर ए एरिया लिख सकते हैं 1/4, तो आपके पास 1/4r ये वाला आंसर जो है, आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर एक बार कंप्रेस किया जाए और उसका रेडियस 2r हो जाए, तो आप बस इसी में r की जगह वैल्यू पुट करने, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लास्ट वन एज विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन ओहमिक डिवाइस। इनमें से कौन सा ओहमिक डिवाइस है? और नॉन ओहमिक डिवाइस भी हो सकते हैं। ओहमिक डिवाइस में फिलामेंट बल्ब है, कॉपर वायर है, ट्रांजिस्टर है, सेमीकंडक्टर डायोड है। तो क्वेश्चन है लास्ट वन कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओहमिक डिवाइस। कौन सा ओहमिक डिवाइस है? ओहमिक डिवाइस वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन ओहमिक डिवाइस है। तो कॉपर वायर जो है वो ओहमिक डिवाइस है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। काइंडली चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ये भी मैंने अपने एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं वैसे जनरली टॉपिक प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वो मटेरियल्स प्रोवाइड करूँ, सॉल्व करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।